नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी कल, और आज हम फिर कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने राष्ट्रपति कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुछ और प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, राज्य में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य में राज्यपाल कौन थे? तो ये बात हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अधिकृत करता है, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2 महीनों के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होती है। संसद के दोनों सदन अपने सामान्य बहुमत से अगर स्वीकृति दे देते हैं तो राष्ट्रपति शासन 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये 1 साल तक ही लगाया जाता है। और 6 महीनों से अधिक अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना होता है तो वापस संसद से स्वीकृति लेनी होती है। इन सब बातों के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर 1 साल से ऊपर वापस राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमारे संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर चुनाव आयोग ये लिख करके दे दे कि ऐसी परिस्थितियों में यहाँ चुनाव करवाने संभव नहीं है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है, या फिर संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो तो भी वहाँ राष्ट्रपति शासन 1 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन की सामान्य बातें हैं। लेकिन बात करते हैं हम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो राजस्थान में अब तक 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के बारे में अगर चर्चा करें तो राजस्थान में विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था प्रथम बार, और उस समय 160 सीटें थी। पहली बार राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने टीकाराम जी पालीवाल, और बाद में उनको हटा भी दिया गया। जय नारायण जी व्यास को बनाया, फिर जय नारायण जी व्यास को भी हटाया गया, और मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 1954 में। उसके बाद 1957 तक मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 1957 में वापस चुनाव हुए और उन चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई, और कांग्रेस के फिर से मुख्यमंत्री बने मोहनलाल जी सुखाड़िया 1957 से 1962। 1957 में जो विधानसभा की सीटों की संख्या थी वो 176 थी। फिर 1962 में चुनाव हुए, उनमें भी कांग्रेस की जीत हुई और मोहनलाल जी सुखाड़िया वापस राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1962 से 1967 तक राजस्थान के वापस मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, और 1967 में राजस्थान में विधानसभा की सीटों को बढ़ा करके 184 कर दिया गया था। 184 सीटों के लिए 1967 में राजस्थान में चुनाव हुए थे। कुछ निर्विरोध भी विधायक बन गए थे, लेकिन 184 सीटों में से कांग्रेस को लगभग 88-89 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो कुछ विपक्षी दल जो थे, छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर के कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। वे राज्यपाल, उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पास गई थी ये सारी पार्टियां। गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी की अध्यक्ष थी जो इनकी अध्यक्षता कर रही थी। तो इनके नेतृत्व में ये लोग डॉक्टर संपूर्णानंद जी तत्कालीन राज्यपाल के पास में गए, उनसे कहा कि हम लोग अपनी सरकार बनाने में सक्षम हैं। कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, केवल 88-89 सीटें प्राप्त हुई है, इसलिए ये सरकार नहीं बना सकते, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अधिकतम सीटें कांग्रेस के पास थी, पूर्ण बहुमत नहीं था। डॉक्टर संपूर्णानंद जी सरकार कांग्रेस के हाथों में देना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में ये सारी विपक्षी पार्टियां नाराज हो गई। राष्ट्रपति जी के पास में जाकर के कहा कि आपने राज्यपाल को नियुक्त किया है डॉक्टर संपूर्णानंद जी को राजस्थान में कि यहाँ संवैधानिक आधार पर शासन हो, लेकिन हमारे राजस्थान में अभी संवैधानिक आधार पर शासन नहीं हो रहा है। हम लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, हमारे पास बहुमत है, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, बावजूद डॉक्टर संपूर्णानंद जी कांग्रेस को सरकार देना चाहते हैं। यह 1967 की बात बता रहा हूँ, चौथी विधानसभा के समय की। तो उस समय उन्होंने राष्ट्रपति जी के पास में
काफ़ी मांग की, काफ़ी आंदोलन भी हुए और आंदोलन इस हद तक पहुंच गए कि धारा 144 लगानी पड़ी, कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। बाद में कुछ बातचीत हुई और बातचीत के बाद मामला शांत हुआ तो कर्फ्यू हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद पुलिस और इन लोगों के बीच में कुछ मुठभेड़ हो गई और उस दौरान लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। अब राजस्थान में स्थिति ऐसी हो गई, ये मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लोगों की लाशों पर चुनाव जीत करके मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने कह दिया। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने अपनी रिपोर्ट भेजी गृह विभाग को और राष्ट्रपति जी को सिफारिश की कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हालांकि कुछ समय तक रहा था, बाद में बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियों के विधायक थे वे कांग्रेस के खेमे में आ गए, या यूं कहूं कांग्रेस ने उनको अपने खेमे में ले लिया। तो कांग्रेस के पास लगभग 103 सीटें हो गई और पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ। उसके बाद वापस कांग्रेस की सरकार बनी 1967 में ही मोहनलाल जी सुखाड़िया के नेतृत्व में, जो लगभग 1972 तक रही थी। हालांकि इसमें चेंज हो गए थे मुख्यमंत्री बाद में। उस समय जो केंद्र सरकार में थी इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस की सरकार और इधर भी कांग्रेस की सरकार। तो उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के निर्देश पर मोहनलाल जी सुखाड़िया ने अपना इस्तीफा दिया और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बनाया गया बरकतुल्ला खां को। बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1972 में उस विधानसभा, चौथी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया था। ये गायत्री देवी थी जिनके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ था, और ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे जिन्होंने प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी राजस्थान में। और उसके बाद संपूर्णानंद जी के बाद ये सरदार हुकुम सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल बने थे, और इनके कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस ने अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध किया पहली बार राष्ट्रपति शासन के बाद में। यानी डॉक्टर संपूर्णानंद जी तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करके राष्ट्रपति शासन लगवा के चले गए। बाद में ये सरदार हुकुम सिंह जी राज्यपाल बने और इनके दौरान कांग्रेस ने अपना बहुमत सिद्ध किया और वापस सरकार बनाई मोहनलाल जी सुखाड़िया के नेतृत्व में। उसके बाद बरकतुल्ला खां बन गए। 1972 में कांग्रेस का कार्यकाल पूर्ण हो गया, यानी विश्व विधानसभा, चौथी विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण हो गया। वापस 1972 में चुनाव हुए और उन चुनावों के दौरान राजस्थान में वापस कांग्रेस की जीत हुई और फिर बरकतुल्ला खां जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बरकतुल्ला खां जी राजस्थान के वापस मुख्यमंत्री बने 1972 में, लेकिन कुछ समय बाद, यानी ये अपना कार्यकाल इस दौरान पूर्ण नहीं कर पाए, इनका निधन हो गया। फिर हरिदेव जी जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसी 5वीं विधानसभा के दौरान। हरिदेव जी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए और इनका मुख्यमंत्री का काल 1977 तक रहना था और रहा भी। 1977 तक इनका काल रहा था। उसी दौरान केंद्र में वापस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1975 की बात है। केंद्र सरकार में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके अपने विपक्षी कार्यकर्ताओं को क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया गया। बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की भी बातें नहीं सुनी गई। ये 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1977 तक रहा। जहां जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया राज्यों में और उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 1975 से 1977 तक ये सब कुछ चला। 1977 में फिर वो राष्ट्रीय आपातकाल हटाया गया, चुनाव करवाए गए और भारत में पहली बार, भारत की बात बता रहा हूं, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। साथ में इनके चौधरी चरण सिंह जी भी थे। मोरारजी देसाई भारत के उस समय प्रधानमंत्री बने। अब 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कांग्रेसी नहीं हैं।
दूसरी तरफ राजस्थान में हरिदेव जी जोशी की सरकार बन रही है, जिनका कार्यकाल 1977 तक रहना था। यानी जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जी जोशी। अब मोरारजी देसाई को याद आया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय, तब इन्होंने क्या किया था, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं थी वहां वहां इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाया, वहां वहां की सरकारों को बर्खास्त किया। तो मोरारजी देसाई ने राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल वेदपाल जी त्यागी को कहा कि राजस्थान की संवैधानिक स्थिति क्या है ये बताओ। तो वेदपाल जी त्यागी ने अपनी रिपोर्ट भेजी और कहा कि बिल्कुल स्थिति सही नहीं है, यहां पर संवैधानिक आधार पर शासन नहीं हो रहा है। और फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया राजस्थान में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरिदेव जी जोशी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय मोरारजी देसाई केंद्र सरकार में थी, उस समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा दिया गया था। और हालांकि 1977 में चुनाव तो होने ही थे, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा दिया। बाद में वो राष्ट्रपति शासन हटाया भी गया और केंद्र में भी उस समय काफी भूचाल आया हुआ था। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1977 में चौधरी चरण सिंह जी के सहयोग से, लेकिन बाद में चौधरी चरण सिंह जी ने अपना सहयोग वापस ले लिया और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस की सरकार ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम आपको सहयोग देंगे, आप मोरारजी देसाई से अपना सहयोग वापस ले लो। तो चौधरी चरण सिंह जी ने अपना सहयोग वापस ले लिया और भारत के प्रधानमंत्री बन गए चौधरी चरण सिंह जी, लेकिन उनको सहयोग नहीं दिया कांग्रेस ने और बहुत कम समय में ही चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिर गई। 1980 के लगभग 1980 जनवरी 1980 में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिर गई और वापस चुनाव हुए जनवरी 1980 में। तो उस समय जब वापस चुनाव हुए 1980 में, तो लोगों ने कहा यार इनको तो हमने अभी सत्ता सौंपी है और ठीक से 3 साल तक भी ये सत्ता चला नहीं सके, तो इनसे कहा कि यार तुमसे ना हो पाएगा और वापस भारत का प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को 1980 में। ठीक है, उससे पहले की स्थिति बताता हूं। 1977 में हरिदेव जी जोशी के समय राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में, फिर बाद में चुनाव भी हुए 1977 में और राजस्थान में भी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी भैरों सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में। भैरों सिंह जी शेखावत 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, जो 1980 में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। भैरों सिंह जी शेखावत कांग्रेसी नहीं थे। 1980 में भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखा राजस्थान के रघुकुल तिलक जी को कि राजस्थान की संवैधानिक स्थिति को बताओ कि संविधान के आधार पर शासन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रघुकुल तिलक ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। अपनी रिपोर्ट राज्यपाल रघुकुल तिलक जी ने भेज दी और इंदिरा गांधी के पास जैसे ही रिपोर्ट आई, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई और राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगा दिया राजस्थान में। इस प्रकार ये राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर आते आते काल आता है 1990 का। 1990 में लगभग चुनाव हुए थे, उस समय वापस भैरों सिंह जी शेखावत प्रधानमंत्री बने थे। भैरों सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। भैरों सिंह जी शेखावत 1990 में मुख्यमंत्री बने और केंद्र में उस समय भी ऐसी ही भूचाल आई हुई थी और लगभग उसी कार्यकाल के दौरान, भैरों सिंह जी शेखावत के कार्यकाल के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेसी, और राजस्थान में है भैरों सिंह जी शेखावत जो कांग्रेसी नहीं थे। तो उस दौरान भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई, अयोध्या वाला मामला वहां चला। 1992 के लगभग अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। भारत की स्थिति काफी डगमगाने सी लग गई थी। भारत में उस समय जो सरकार थी उन्होंने अलग अलग राज्यों से कहा कि आप अपने अपने राज्यों में स्थिति को नियंत्रित करें। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत थे, ठीक। और उस समय जो राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी को पूछा केंद्र सरकार ने कि राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या संवैधानिक आधार पर शासन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी हुड़दंगबाजी उस समय चल रही थी। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस प्रकरण था उस
मामले में, तो बहुत सारी हुड़दंगबाजी चल रही थी। तो उस समय जो राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, उन्होंने पत्र लिखकर के अपनी सिफारिश भेजी कि राजस्थान में बिल्कुल संवैधानिक आधार पर शासन नहीं हो रहा है। यहाँ भैरों सिंह जी शेखावत की सरकार है, लेकिन ये संवैधानिक आधार पर शासन कर नहीं रही है। तो उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे, भैरों सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस समय राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था। इस राष्ट्रपति शासन की सिफारिश एम चन्ना रेड्डी ने की थी। मतलब जो हमसे सवाल, हमने इस प्रश्न की शुरुआत एक सवाल से की थी कि राजस्थान में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो ये एम चन्ना रेड्डी थे, राजस्थान के राज्यपाल, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सारी सत्ता राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ये थे 1975 में इन मैडम जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, और इसकी वजह से भी 2 राष्ट्रपति शासन तो लगे ही थे, है ना। ये हरिदेव जी जोशी थे, जिस समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और ये मोरारजी देसाई थे, इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, इनके समय, यानी ये प्रधानमंत्री थे, इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये भैरों सिंह जी शेखावत थे, इनके समय तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और चौथी बार भी इन्हीं के समय लगा था। तो ये हो गई राजस्थान के राष्ट्रपति शासन की बात। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल राजस्थान से है, मुख्य रूप से ये राजस्थान से ही है। राज्य में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, ये दूसरा सवाल। राजस्थान भारत में ऊन का 30 से 35% उत्पादन करता है। सर्वाधिक ऊन राजस्थान, भारत में राजस्थान से ही प्राप्त होती है। बहुत सारी भेड़ें यहाँ पाई जाती है, अलग अलग भेड़ों की नस्लें हैं, जैसे चोकला, जैसलमेरी, पूगल, मगरा, मालपुरी, सोनाड़ी, बहुत सारी नस्लें यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो ऊन देने वाली, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल सर्वाधिक ऊन देती है। ये जैसलमेरी नस्ल की भेड़ है और इससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। अब राजस्थान की भेड़ों की नस्लों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में एक नस्ल रहती है चोकला नस्ल। यह है भेड़ की चोकला नस्ल, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है, इसलिए इस भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अच्छा, ये मेरिनो क्या है? मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, और ये मूल रूप से, मेरिनो भेड़ मूल रूप से स्पेन की है, और स्पेन की तो ये मूल रूप से नस्ल है, लेकिन वर्तमान में ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध है। ये देखो, भेड़ की मेरिनो नस्ल जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी भेड़ें पाई जाती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा पशु रखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो कहा जाता है कि यहाँ जो डॉक्टर जाते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलाज करने के लिए, भेड़ों का या मनुष्यों का, ये हेलीकॉप्टर लेकर के जाते हैं। इतनी मतलब डॉक्टर्स की यहाँ जरूरत होती है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टर्स की भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये मेरिनो नस्ल की भेड़ पाई जाती है। और राजस्थान में चोकला नस्ल की भेड़ को, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। हालांकि कहाँ चोकला कहाँ मेरिनो, कहीं डील डोल भी मिलता नहीं है। ये चोकला है और ये मेरिनो है। मेरिनो भेड़ के तो सींग भी होते हैं, हमारी चोकला के सींग नहीं होते, लेकिन चोकला बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन देती है, इसलिए इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, 30 से 25% ऊन का उत्पादन होता है। जिस प्रकार से लोगों की गणना होती है हर 10 साल बाद, उसी प्रकार पशुओं की गणना भी होती है हर 5 साल बाद। और राजस्थान में पशुओं की गणना करने का काम राजस्व मंडल अजमेर करता है। राजस्थान के बीकानेर जिले में एशिया की ऊन मंडी भी है, जो सबसे बड़ी ऊन मंडी एशिया की, और अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। और इसने 1992 में बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। अब भेड़ों की और भी तो नस्लें होती है, तो उन नस्लों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। पहली पूगल नस्ल है, पूगल नस्ल की भेड़।
पुगल नस्ल, पुगल वैसे तो बीकानेर में पाया जाने वाला एक, बीकानेर का एक स्थान है, बीकानेर की एक जगह का नाम है पुगल, और पुगल भेड़ वहाँ बीकानेर की है। बीकानेर और बीकानेर के आसपास के जिलों में ये पाई जाती है, इसलिए इस भेड़ को पुगल नस्ल की भेड़ कहा जाता है। दूसरी सोनाड़ी नस्ल की भेड़ हमारे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिण में सबसे ज्यादा दक्षिण में बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, तो वहां और उनके आसपास के क्षेत्रों में ये सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। और इन भेड़ों के कान काफी लंबे होते हैं, तो जब ये भेड़ें चर रही होती है तो इनके कान जमीन को स्पर्श कर जाते हैं। इस भेड़ की नस्ल को सोनाड़ी नस्ल कहा जाता है, लेकिन दूसरा नाम इसका चनोथर नस्ल भी है। राजस्थान में ये भेड़ें पाई जाती है, सबसे ज्यादा ऊन जैसलमेरी नस्ल देती है, सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का ऊन चोकला नस्ल देती है, लेकिन सबसे ज्यादा भेड़ें मारवाड़ी भेड़ें पाई जाती है। मालपुरी नस्ल भी होती है भेड़ों की, और मालपुरी नस्ल मूल रूप से टोंक की है। टोंक का एक क्षेत्र है मालपुरा क्षेत्र, वहां की है ये मालपुरी नस्ल, टोंक और टोंक के आसपास के जिलों में। और इसके बाद है मगरा नस्ल। मगरा नस्ल भी जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। मगरा नस्ल को चक्री भी कहा जाता है, यानी जो भेड़ों की मगरा नस्ल है उसका दूसरा नाम चक्री नस्ल है। एक नाली नस्ल भी होती है जो हरियाणा की सीमा पर, यानी चाहे चूरू, झुंझुनू, गंगानगर यहां पाई जाती है, हरियाणा की सीमा पर नाली नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। ये पूरा राजस्थान का मैप आपके सामने है, और यहाँ सबसे नीचे आपको अगर जगह देख पा रहे हैं तो यहाँ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, यहाँ पर सोनाड़ी नस्ल की भेड़, ऊपर पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेरी नस्ल की भेड़ और मगरा नस्ल की भेड़, और इनके अलावा टोंक उत्तर प्रदेश की सीमा की ओर सवाई माधोपुर के पड़ोस में टोंक जिला जयपुर के नीचे, वहां पर मालपुरी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। तो इन सब भेड़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब जो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ों की बात हमने की, जो राजस्थान के दक्षिण में पाई जाती है, इनकी ऊन बहुत मोटी होती है, जिनका प्रयोग गलीचा बनाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार दरी होती है उसी प्रकार एक और होता है गलीचा। गलीचा बनाने के लिए सोनाड़ी नस्ल की भेड़ का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा सवाल, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम कहां गैर कानूनी घोषित किया गया था? डाकन प्रथा को सर्वप्रथम हमारे उदयपुर के तत्कालीन महाराणा स्वरूप सिंह जी ने खेरवाड़ा में इसको गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन इससे पूर्व हमें यह जानना है कि डाकन प्रथा क्या होती है। प्राचीन समय में लोग, राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासों में लिप्त थे, बहुत ज्यादा अंधविश्वास करते थे, और ऐसे में बहुत सारे लोगों के बारे में यह भी कहा जाता था कि ये महिला ऐसी है, जादू टोना करती है, ये पुरुष ऐसा है, ये किसी की नजर लगा देता है। हालांकि ये प्राचीन समय की बातें हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी राजस्थान में इस प्रकार की बातें चलती है। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो सबसे पहले यही कहता है कि उसी ने नजर लगाई होगी। तो इसी प्रकार की एक प्रथा प्रचलित थी राजस्थान में, खास करके दक्षिणी राजस्थान में, जहां अभी हमने सोनाड़ी नस्ल की भेड़ों की चर्चा की थी। वहां एक प्रथा प्रचलित थी, और उस प्रथा के अनुसार किसी भी महिला पर यह आरोप लगा दिया जाता था कि ये महिला जादू टोनों के माध्यम से बच्चों को खाती है, यानी बच्चों को खा जाती है, बच्चा मर जाता है, ऐसा जादू टोना करती है, उसको डाकन घोषित कर दिया जाता था। यानी हमारे राजस्थान में बहुत सारी बातें हुई है जो अभी तक हमें पता नहीं है। डाकन घोषित कर दिया जाता था, और उस महिला के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था। स्थिति इस हद तक पहुंच जाती थी कि उस महिला को मार भी दिया जाता था, पीट पीट करके मार दिया जाता था, या हालत खराब कर दी जाती थी उस महिला की, जिसको डाकन घोषित कर दिया जाता था। उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार थी। अंग्रेजों को पता चला यार राजस्थान में ये क्या हो रहा है, हम लोग अंतरिक्ष में जाने की सोच रहे हैं और ये लोग अभी तक यहीं पर ठहरे हुए हैं। हम लोग बहुत प्राचीन समय में इस तरह की बातें किया करते थे और ये अभी तक भी यही कर रहे हैं। उस समय राजस्थान के एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और मेवाड़ में एक ब्रुक नाम के, जेसी ब्रुक नाम के कोई अंग्रेज अधिकारी थे। इनको पता चला जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल वही है जिनके संबंध में आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उस समय इससे ठीक पहले की बात ये बता रहा हूं, डाकन प्रथा वाली। डाकन प्रथा ये लगभग 1853 की बात बता रहा हूं। इनको पता चला अंग्रेजों को ये राजस्थान में क्या हो रहा है, लोगों महिलाओं को डाकन घोषित करके उनको मार दिया जाता है। तो उन्होंने उस समय तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी से कहा कि महाराणा स्वरूप सिंह जी आपके रियासत में ये क्या हो रहा है।
महिलाओं को बुरी तरह से मारा जाता है। आप तो बिल्कुल वो बातें कर रहे हो कि हम प्राचीन राजस्थान के हैं, हम प्राचीन मेवाड़ के, हमारे पूर्वज ऐसे हुआ करते थे, परंपराओं के लिए ऐसा किया करते थे। लेकिन ये क्या कर रहे हो? महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा आपको करनी चाहिए और आप इनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। हालांकि बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इन बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने उन बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। लेकिन उसी समय मेवाड़ रियासत के किसी सैनिक ने एक महिला की इसी बात पर हत्या कर दी कि महिला डाकन है। तो फिर इन अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला स्वरूप सिंह जी पर और आखिरकार 1853 ईस्वी में स्वरूप सिंह जी ने मेवाड़ उदयपुर के खेरवाड़ा नामक स्थान पर सबसे पहले डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो जब सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे पहले डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया, तो ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, जिन्होंने खेरवाड़ा उदयपुर में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया था। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई थी। जब राजस्थान में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने क्या किया, अब विश्वास तो था लोगों को कि डाकन होती है, और कुछ महिलाएं ऐसी हो गई कि अगर मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं डाकन हूं, खा जाऊंगी तुम्हारे बच्चों को। इस तरह की महिलाएं भी वहां हो गई। तो ये लोग वापस परेशान भी हो गए और इस तरह की बहुत सारी बातें हुई थी। और ये महिलाएं कह देती थी कि अब तो कानून बना हुआ है, 1853 में स्वरूप सिंह जी ने कानून बना दिया तो आप हमको मार तो नहीं सकते और हम आपके बच्चों को खा जाएंगे। इस तरह की महिलाएं भी हो गई जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया था मेवाड़ में। बाद में हमारे यहाँ राजस्थान में 2015 में एक इससे संबंधित अधिनियम भी पारित किया गया है। अब राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है, तो राष्ट्रीय जनजाति मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। इसके बारे में कुछ खास बातें है नहीं, जनजातियों के लिए है। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मोर। सबसे पहले तो चित्रकला शैलियों के बारे में बात करें तो हमारे हर व्यक्ति कोई न कोई चित्र बनाता है कभी न कभी अपने जीवन में, और वो चित्र वही बनाएगा जो वो देखता है। जैसे हमारे जोधपुर वालों को कह दो तो वे या तो खेजड़ी बनाएंगे या फिर दोरों के चित्र बनाएंगे, ऊंटों के चित्र बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर यही है, भेड़ों के चित्र बनाएंगे क्योंकि सर्वाधिक भेड़े मारवाड़ी भेड़े हैं, तो वे भेड़ों के चित्र भी बनाएंगे, बकरियों के बनाएंगे। मतलब हर एरिया के लोग अलग अलग चित्र बनाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चित्रकलाएं हो गई। जैसे मारवाड़ के मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ के लोग अलग चित्र बनाते हैं तो उनकी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ के लोग अलग चित्र बनाते हैं, ढूंढाड़ की ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इस तरह की बहुत सारी चित्र शैलियाँ हो गई। फिर मारवाड़ में भी अलग अलग हो गई, जैसे जोधपुर की अलग, बीकानेर की अलग, नागौर की अलग। ये सारी चित्र शैलियाँ आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद जो सवाल पूछा गया है कि नाचते हुए मोर किस चित्र शैली की विशेषता है, तो नाचते हुए मोर ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक चित्र शैली है, वो है बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली की हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक विशेषता है जो बूंदी चित्र शैली, वो चित्र शैली उस चित्र शैली की विशेषता है कि उसमें नाचते हुए मोरों के चित्र बनाए जाते हैं। बूंदी चित्र शैली की शुरुआत तो सुरजन सिंह के समय मानी जाती है, उस समय वहाँ के राजा थे बूंदी के। लेकिन बाद में उमेश सिंह जी आए, उमेश सिंह जी के समय बहुत सारे चित्र बनाए गए, तो उमेश सिंह जी के काल को बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और बूंदी चित्र शैली में सिर्फ नाचते हुए मोरों के चित्र नहीं बनाए जाते थे, और भी बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। पशु पक्षियों के बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। शुअरों का शिकार करते हुए राजा अपने चित्र बनवाते थे। राजा खुद हाथी पर सवार होकर के अपने चित्र बनवाते थे। जो उमेश सिंह जी थे ये तो बंदरों के साथ ठिंठोली करते थे, उसके भी चित्र बनवाते थे। यानी बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र बूंदी चित्र शैली में बनाए जाते थे, इसलिए बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। और इसमें आपको कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं। एक भित्ति चित्र शैली है, चित्रशाला बनी हुई है बूंदी में, उसमें भित्ति चित्र शैली बनी हुई, यानी दीवार पर चित्र बने हुए हैं, वो भी बूंदी की प्रसिद्ध है और भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी चित्र बनाए हुए हैं। अंग्रेज युगल द्वारा पियानो बजाते हुए चित्र इसमें चित्रित किया गया बूंदी चित्र शैली में। इसलिए जो प्रमुख चित्रकार है हरदीप, लच्छीराम, छज्जू, शिवदीन, रामदीन, शिवकरण, ये प्रमुख इसके चित्रकार रहे हैं। ये नाचते हुए मोरों के चित्र बूंदी चित्र शैली, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग।
इस प्रकार हमने राजस्थान जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया है और वापस हम आपसे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और वापस चर्चा करेंगे इसी तरह।